नमस्कार। आज से हम प्रकृति इस विषय का अभ्यास करेंगे। तो उसके बारे में जो पॉइंट्स हम देखेंगे वो कुछ इस प्रकार है। उसकी प्रस्तावना, संदर्भ, उसकी निरुक्ति, परिभाषा, प्रकृति किसे कहते हैं, प्रकृति कैसे बनती है, बनती जाती है, उसके कारण, फिर प्रकार, प्रकृति के प्रकार, प्रकृति के भिन्न भिन्न भेद, मानस प्रकृति, अनुकत्व, प्रकृति परिवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय है, या कुछ हद तक परिवर्तनीय है, किस हद तक नहीं है, देह प्रकृति गुणानुसार वात पित्त कफ जो चरक में बताई गई है, कौन सी प्रकृति अच्छी होती है, प्रकृति ज्ञान का महत्व, आवश्यकता, उपयोगिता और प्रकृति विनिश्चय। अब प्रकृतितः परीक्षा करें, ऐसा चरक विमान अध्याय 8 दशविध परीक्षा में उल्लेख आता है। पहली ही परीक्षा उन्होंने बताई है कि रुग्ण के प्रकृति परीक्षा करें। तस्मात् आतुरं परीक्षेत प्रकृतितश्च विकृतितश्च सारतश्च संहननतश्च प्रमाणतश्च सात्म्यतश्च सत्वतश्च वयतश्च बलतश्च आहार शक्तितश्च व्यायाम शक्तितश्च वगैरह वगैरह बल प्रमाण विशेष ग्रहण हेतु हो। उसका कारण क्या है, क्यों ये परीक्षाएं करनी है, क्यों ये दशविध परीक्षा आतुर की करनी है, तो बल प्रमाण विशेष ग्रहण हेतु, उसका बल कितना है यह जांचने के लिए हमें प्रकृति परीक्षा करनी है। तत्र प्रकृत्यादीन भावान अनुव्याख्यास्यामः, इसके बाद वह प्रकृति विकृति वगैरह वगैरह प्रकृति सार संहनन इन सब की व्याख्या करते हैं। तो हम व्यवहार में भी देखते हैं कि कुछ लोगों को शीता सहिष्णुत्व होता है, कई लोगों को उष्णा सहिष्णुत्व होता है, उनको बिल्कुल वो उष्णता सहन नहीं कर पाते। कोई कृश होता है तो कोई स्थूल होता है, कोई मध्यम होता है, किसी को अल्प आहार से ही बलवत्व होता है, तो कोई कितना खाते हैं, बहुभोजी होते हैं, लेकिन उनके पास बल नहीं होता, हीन बल होते हैं वह। कोई शूर होता है तो कोई भीरू होता है, कोई रोगी होता है तो कोई अरोगी होता है, कोई सदातुर होता है। छोटे छोटे चीज़ों से किसी को बार 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 रोगी बनता रहता है वह। कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है। तो इन सब का क्या कारण है, इसका कारण क्या है? चक्रपाणी कहते हैं प्रकृतिस्तु स्वभावः। अगर हम प्रकृति की अलग सी डेफिनेशन देखें या उसकी निरुक्ति देखें तो तत्र प्रकृतिरुच्यते स्वभावः यह स पुनः आहार औषध द्रव्याणां स्वाभाविको गुरुवादि गुणयोगः। तो वो कहते हैं कि प्रकृति इसका मतलब स्वभाव, उसका स्वभाव, उसका खुद का जो भाव होता है। मतलब क्या, तो आहार औषध द्रव्याणाम स्वाभाविको गुरुवादि गुणः, उस द्रव्य में जो स्वाभाविक रीति से, स्वाभाविक तरह से गुण उपस्थित होते हैं। जैसे कि माश का गुरु स्वभाव है, माश यह गुरु है, गुरुत्व यह माश का स्वभाव है, उसकी प्रकृति है। उष्णत्व यह तिल का स्वभाव है। तो इस तरह से जो नेचुरल इंक्लिनेशन होता है, नेचुरल फॉर्म होता है, जब वह चीज़ उत्पन्न होती है तभी से उसमें जो गुण उपस्थित होते हैं, उससे उसका स्वभाव बनता है, वह उसकी प्रकृति कहलाती है। कॉन्स्टिट्यूशन, नेचुरल कैरेक्टर, टेम्परामेंट, अपनी प्रकृति के लिए हम एक नेचुरल टेम्परामेंट, नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल स्वभाव, मूल प्रवृत्ति, जड़न घड़न किस तरह से होती है, किस तरह से बनती है, जो मूलतः होती है, उसे हम प्रकृति कहेंगे। उसकी निरुक्ति या व्युत्पत्ति अगर हम देखें तो प्र और क्रू को 3 प्रत्यय लगकर प्रकृति यह शब्द बनता है। जब प्र यह उपसर्ग लगता है तो वह प्रकर्ष दर्शक, प्रायः बाहुल्य दर्शाता है। प्रचुरता, प्रिंसिपल, यह इसमें आता है, जो प्रचुरता, बाहुल्य दर्शाता है। क्रू मतलब कृतित्व या कर्तृत्व, क्रिएशन, क्रू यह धातु का वह मीनिंग है। रचना और क्रिया, वन दैट इज प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ क्रिएशन। अगर हम इसे देखें, इसकी परिभाषा या इसकी निरुक्ति में से उसका देखें तो अ मॉडल पैटर्न, स्टैंडर्ड फंडामेंटल फॉर्म, इस तरह से कह सकते हैं। शरीरे प्रकर्षेण यस्य कर्तृत्वम, अब यहाँ जो कर्तृत्व है वह
उस शारीर मानस क्रियाओं पर उसका परिणाम है। प्रकृति का जो कर्तृत्व है उसका शारीर क्रिया पर तथा मानस क्रिया पर उसका परिणाम है। वैसे ही शरीर रचना में भी यह महत्वपूर्ण है। अ, ऐसा कह सकते हैं कि अ कंप्लीट एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन द रोल ऑफ प्रकृति। प्रकृति इन सब चीजों पर अपना प्रभाव डालती है, शरीर क्रिया पर, शरीर रचना पर और मानस क्रियाओं पर भी। अगर इसकी परिभाषा हम देखें तो चरक विमान अध्याय में दोषानुशायिता, यह तो सबको पता है। वाग्भट सूत्रस्थान पहले अध्याय में जो आती है, जो हम सबको हम आते ही वह सीखते हैं कि व्हाट इज प्रकृति। शुक्रार्थवस्थैर जन्मादौ विषेणेव विषक्रिमेः तैश्च तीसरः प्रकृतया हीन मध्योत्तमः पृथक। शुक्र मतलब पुरुष बीज, आर्तव मतलब स्त्री बीज, स्थई मतलब शुक्रस्थ और आर्तवस्थ जो कुछ गुण रहते हैं, जो उत्कटता रहती है, जन्मादौ जन्म से पहले जब शुक्र शोणित का संयोग होता है तब उन घटकों में रहने वाले दोषों की उत्कटता से विषेणेव विषक्रिमेः, जिस तरह से विष में से विषकृमि की उत्पत्ति होती है। अभी यहाँ विषकृमि, विष में से विषकृमि की उत्पत्ति होती है, यह एक दृष्टांत दिया गया है क्योंकि शुक्रार्थवस्थ दोष भी उत्कट स्थिति में जो रहते हैं उनसे वह प्रकृति का निर्माण होता है। वो कोई बैलेंस्ड या करेक्ट दोष स्थिति नहीं रहती। ऐसा नहीं रहता कि शुक्र में आर्तव के मिलन के समय एकदम परफेक्ट दोष स्थिति है, जो प्रकृति कहलाएगी, इस तरह से नहीं रहता। या आर्तव में शुक्र के मिलन के समय जब कोई कंसेप्शन होता है तब ऐसी स्थिति एकदम आइडियल सिचुएशन नहीं रहती जिसे प्रकृति कहा जा सकता है, इस तरह का नहीं रहता। लेकिन उस तरह समय में जो दोषों की उत्कटता होती है वो भले ही इम्बैलेंस स्थिति हो, लेकिन उनमें से वो जो गर्भ जन्म लेता है तब उसमें भी उस दोषों की उत्कटता होगी, इसलिए यह दृष्टांत आता है। तैश्च तीसरा प्रकृतयः, उनमें से 3 प्रकार की प्रकृतियां निर्माण होती है जो हीन मध्य उत्तम, इसमें डिवीजन उसका हो सकता है। अलग अलग 3 प्रकार की प्रकृति, हीन प्रकृति, मध्यम प्रकृति और उत्तम प्रकृति निर्माण होती है। अब हीन किसे कहते हैं, मध्यम किसे कहते हैं, उत्तम किसे कहते हैं, हम जैसे जैसे वो आएगा उस तरह से हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन यह प्रकृति की एक्चुअली परिभाषा नहीं है, यह तो बताया गया है कि प्रकृति का निर्माण कैसे होता है। रसवैशेषिक सूत्र जो रसशास्त्र का ग्रंथ है, भदंत नागार्जुन जी उसके लेखक है, उस पर एक नरसिंह भाष्य है, उसमें एक परिभाषा आती है, प्रकृतिर्नाम गर्भावक्रांति समये स्वकारणोद्रेक जनिता जन्म मरणांतराल भाविनी निर्विकारिणी दोष स्थिति ही। प्रकृति का मतलब क्या है, तो प्रकृति उसे कहते हैं जब गर्भावक्रांति समये, कब बनती है, तो गर्भावक्रांति जब होती है उस समय प्रकृति का निर्माण होता है। कैसे बनती है, स्व कारणोद्रेक जनिता, मतलब तत्कालीन उद्रिक्त कारणों से वह निर्माण होती है, मतलब उसका बेस बनता है। आगे प्रकृति बनती जाती है, जब गर्भ जैसे जैसे बड़ा होता है तब जो अलग अलग हम आगे चतुर प्रकार की प्रकृति देखेंगे, जिसमें काल गर्भाशय कृत ऐसा एक आएगा कि जिस तरह से माता जिस प्रकार का आहार विहार करेगी उसका परिणाम उस गर्भ की प्रकृति पर होगा। मतलब कैसे बनती है, तो उसका एक बेस जो है तो वह शुक्र शोणित संयोग के वक्त तैयार होता है। तो तत्कालीन उद्रिक्त कारणों से उसका निर्माण होना शुरू होता है। कब तक रहती है वह प्रकृति, जन्म मरणांतराल भाविनी सर्वासु अवस्थासु अपरित्याज्या सा प्रकृति ही। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह प्रकृति उस व्यक्ति में बनी रहती है। सर्वासु अवस्थासु अपरित्याज्या, किसी भी अवस्था में वह बदलती नहीं है।
अब यह जो पॉइंट है, तो कुछ प्रकृति के पॉइंट्स ऐसे होते हैं, प्रकृति की कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि वह जन्म से लेकर मृत्यु तक बदलती नहीं है। लेकिन कुछ शारीरिक क्रियात्मक पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा फार बदलाव, थोड़ा बहुत बदलाव, देशानुकालिनी, कालानुपातिनी, देशानुपातिनी, ये जो प्रकृतियां हैं उसमें वह जिस देश में रहता है उसका परिणाम थोड़ा थोड़ा उनकी शरीर क्रिया पर आता है। लेकिन कुछ शारीर भाव ऐसे होते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक बदलते नहीं हैं। तो वो जो स्वभाव होता है, वो जो प्रकृति होती है, वह बदलती नहीं है। और जब वह बदलती है तब हमें समझना चाहिए कि यह अरिष्ट दिखा रहा है, यह व्यक्ति, इसकी प्रकृति में चेंज आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें अरिष्ट उत्पन्न हो रहा है। तो कोई भी अवस्था में यह छूटती नहीं है, अन्यथा अरिष्ट उत्पन्न हो, ऐसा कह सकते हैं। कैसी रहती है? तो निर्विकारिणी। निर्विकारिणी, असंतुलित दोष स्थिति रहते हुए भी वह उतने इंक्लिनेशन से विकार निर्मिति नहीं करती। मतलब किसी व्यक्ति की प्रकृति वात पित्तज हो, मतलब उस व्यक्ति में वात पित्त की उत्कटता होती है, लेकिन उतनी उत्कटता उसके लिए प्रकृति होती है, उतने उत्कटता से उस व्यक्ति में विकार निर्मिति नहीं होती। वह उतनी उत्कटता के लिए उसकी बॉडी सस्टेन होती है। शरीर उस जन्म के साथ जन्मी हुई प्रकृतितः दोष स्थिति को सस्टेन होता है, सस्टेन कर पाता है, इसीलिए उसको प्रकृति यह शब्द दिया गया है। राइट। फिर मुद्दा आता है कि प्रकृति कैसे बनती है, बनती जाती है, उसका निर्माण कैसा होता है। तो अलग अलग स्तर पर उसका निर्माण होता है। जिसका पहला पॉइंट हमने देखा कि शुक्र शोणित संयोगे यो भवेद दोष उत्कटः प्रकृतिर्जायते तेन तस्याम में लक्षणम शृणु, ऐसा सुश्रुत शारीराध्याय 5 में आता है कि शुक्र शोणित संयोग के वक्त उनमें जो दोष उत्कट होते हैं उससे प्रकृति बनती है। राइट। तो यह जैसे अभी हमने देखा कि प्रकृति का बेस वहां से बनता है। गर्भावक्रांति समये शुक्र शोणित संयोग से लेकर गर्भ निष्क्रांति तक आगे वह बनती जाती है। राइट। गर्भावक्रांति में उसका बेस पड़ता है और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग चीजों का प्रभाव उस पर पड़ता है और गर्भ निष्क्रांति तक अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग तरह से वह बनती रहती है। तो शुक्र शोणित संयोग यह पहला घटक है जहां से प्रकृति निर्माण का कार्य चालू होता है। कई विद्वानों के अनुसार गर्भ का वर्ण, लिंग, मेधा, अग्नि इत्यादि भावों में बदलाव लाया जा सकता है। जन्म के बाद इनमें बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन शुक्र शोणित संयोग के बाद जब गर्भ निर्मिति होती है तो उसके वर्ण में, उसके लिंग में, उसकी मेधा में, अग्नि में बदलाव लाए जा सकते हैं। फिर कारण, प्रकृति निर्मापक भाव, चरक विमान अध्याय 8 में 4 भावों का उल्लेख है और अष्टांग हृदय शारीर 3 में 8 भावों का उल्लेख है। जो अष्टांग हृदय में आए हुए हैं उनका अंतर्भाव भी एक्चुअली चरक विमान 8 में आए हुए 4 भाव में हो सकता है। अब यह प्रकृति के भेद नहीं है, प्रकृति निश्चिति तक इनका प्रभाव रहता है। जो चरक विमान अध्याय में 8 में जो भाव आए हुए हैं वह है शुक्र शोणित प्रकृति, काल गर्भाशय प्रकृति, मातुलाहार विहार प्रकृति और महाभूत विकार प्रकृति। गर्भ शरीरम अपेक्षते, एतानि हि येन दोषेण अधिकेन एकेन अनेकेन वा समनुबध्यन्ते तेन तेन दोषेण गर्भो अनुबध्यते, ततः सा दोष प्रकृति उच्यते मनुष्याणां गर्भादि प्रवृत्ता। अब प्रकृति कैसे बनती है, बनती जाती है, प्रकृति का निर्माण देखेंगे। सुश्रुत शारीर अध्याय 5 में सूत्र आता है शुक्र शोणित संयोगे यो भवेद दोष उत्कटः प्रकृतिर्जायते तेन तस्याम में लक्षणम शृणु। तो
गर्भावक्रांति के समय शुक्र शोणित संयोगे यो भवेद दोष उत्कटः, मतलब शुक्र में और शोणित में जो दोष उत्कट रहता है, प्रकृतिर्जायते तेन, तो इसको प्रकृति निर्माण का कारण बताया है कि प्रकृति कैसे निर्माण होती है। तो गर्भावक्रांति समय शुक्र शोणित संयोग में जो दोषों की उत्कट स्थिति रहती है उसके अनुसार उस व्यक्ति की प्रकृति बनती है। लेकिन जैसे अभी बताया कि यह प्रकृति का बेस होता है, यहाँ से प्रकृति निर्माण का कार्य चालू होता है, आगे जाकर अलग अलग चीज़ों का प्रभाव उस पर पड़ता है और गर्भ निष्क्रमण तक इन पर यह प्रभाव पड़ता रहता है, और फिर गर्भ निष्क्रमण के समय जो फाइनल प्रकृति उसकी जो है वो उसकी प्रकृति कहलाती है। तो गर्भावक्रांति शुक्र शोणित संयोग से गर्भ निष्क्रांति तक यह प्रकृति बनती जाती है, राइट। तो शुक्र शोणित संयोग ऑफ कोर्स यह पहला घटक है जहाँ से प्रकृति निर्माण का कार्य चालू होता है। अब कई विद्वानों के अनुसार कई घटक, कई चीज़ें ऐसी होती है जो बदली जा सकती है, जैसे कि वर्ण है, लिंग है, मेधा है, अग्नि है, इन भावों में बदलाव लाया जा सकता है। जन्म के बाद इनमें बदलाव नहीं हो सकता। तो गर्भधारणा के वक्त शुक्र शोणित में जो स्थिति उत्कट होती है उससे प्रकृति बनती है, लेकिन उनमें बदलाव लाने के लिए अगर आपको चाह है कि उसका वर्ण ऐसा होना चाहिए, देन यू कैन चेंज दैट विथ सम, मतलब जो जैसे कि गर्भिणी का आहार विहार उस तरह से बनाया जाता है जिस तरह से उन भावों में आपको बदलाव लाना है, राइट। सो कई विद्वानों का ऐसा मत है कि वर्ण में, लिंग में, मेधा में, अग्नि में बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन जन्म के बाद इनमें कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। जो कारण है, प्रकृति निर्मापक भाव है, वह चरक विमान अध्याय 8 में 4 भाव बतलाए गए हैं। अष्टांग हृदय शरीर अध्याय 3 में उन्होंने 8 भाव बताए हैं, लेकिन उन 8 भावों का समावेश चरक ने जो बताए हुए 4 भाव है उनमें हो जाता है। एक्चुअली यह प्रकृति के भेद नहीं, बल्कि प्रकृति निश्चित तक इनका प्रभाव रहता है और प्रकृति बनाने में इनका जो कार्य है वो दिखाई पड़ता है। तो इनको कारण कह सकते हैं हम, प्रकृति निर्माण पक भाव बोल सकते हैं, प्रकृति निर्माण के कारण बोल सकते हैं। वह है शुक्र शोणित प्रकृति, काल गर्भाशय प्रकृति, मातुलाहार विहार प्रकृति और महाभूत विकार प्रकृति। यह गर्भ शरीरम अपेक्षते, एतानि हि येन दोषेण अधिकेन एकेन अनेकेन वा समनुबध्यन्ते तेन तेन दोषेण गर्भो अनुबध्यते, ततः सा दोष प्रकृति ही उच्यते मनुष्याणाम गर्भादि प्रवृत्ता। ऐसे आता है, एतानि ही, यह सब चीज़ें जो है, यह घटक जो है, येन दोषेण अधिकेन एकेन अनेकेन वा समनुबध्यन्ते, जिस एक दोष से या एक से ज्यादा अधिक दोषों से समनुबध्यन्ते अनुबंधित होते हैं, उन दोषों से गर्भ का भी अनुबंधन होता है और वह उसकी प्रकृति कहलाती है। इन शॉर्ट, इन सब चीज़ों का परिणाम, इन सब चीज़ों में जो दोषों की उत्कट स्थिति है उसका परिणाम गर्भ पर होता है, गर्भ की प्रकृति पर होता है, और वह जो फाइनल बनी हुई प्रकृति वह उस बच्चे की, उस गर्भ की प्रकृति कहलाती है, राइट। तस्मात् श्लेष्मलः केचित्, केचित् पित्तलः, केचित् वातलः, संसृष्टः केचित्, समधातवः केचित् भवन्ति। इसलिए कई लोगों पर श्लेष्मा का प्रभाव होता है, कई पित्तल होते हैं, कई वातल होते हैं, कई संसृष्ट दोष प्रकृति वाले होते हैं, वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, इस तरह की संसृष्ट दोष प्रकृति वाले होते हैं, और कई जो होते हैं वह समधातवः भवन्ति। समधातु मतलब समदोष प्रकृति होती है। शुक्रासृक् गर्भिणी भोज्य चेष्टा गर्भाशयर्तुषु यस्यात् दोषोऽधिकस्तेन प्रकृति सप्तधा उदिता।
अष्टांग हृदय शरीर में 7 यह कारण बतलाए गए हैं। एक जो है शुक्रासुरुक गर्भिणी, शुक्र असुरुक गर्भिणी, भोज्य, चेष्टा, गर्भाशय, ऋतु, इन सब में जिस दोष की उत्कटता होती है उस तरह से प्रकृति पर उसका प्रभाव होता है। प्रकृति निर्मापण में यह 7 भाव भी अपना इम्पैक्ट दिखाते हैं, अपना इम्पैक्ट ला सकते हैं। सो इन प्रकृत्यारंभक कारणों में जो भाव बलवान होता है उसका प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, राइट। शुक्रासुर, गर्भिणी, भोज्य, चेष्टा, उसकी चेष्टाएं, गर्भाशय, ऋतु, काल, इन सब का परिणाम तो होता है, लेकिन उनमें जो भाव बलवान होता है उसका प्रभाव उस गर्भ की प्रकृति पर पड़ता है। तो यह एक एक हम देखेंगे। पहली है शुक्र शोणित प्रकृति। तो प्रकृति निर्माण में सबसे बलवान घटक कारण वृक्ष जैसे बीज में अव्यक्त, वैसे माता पिता गर्भ में अव्यक्त रूप से होते हैं। आहार आचार चेष्टा भी यादृशी भी समन्वितौ स्त्री पुंसौ समुपेयाताम तयो पुत्रोपि तादृशः, ऐसा सुश्रुत में शारीर अध्याय में सूत्र आता है। आहार चेष्टा भी यादृशी भी समन्वितौ स्त्री पुंसौ समुपेयाताम तयो पुत्रोपि तादृशः, उस तरह से उनका पुत्र भी होता है। या फिर शुक्रे शोणिते वा यादृग अवस्थो दोषः तादृग गर्भे प्रकृति ही। शुक्र शोणित संयोग के वक्त शुक्र और शोणित की जो दोष अवस्था होती है, उनमें जो दोषों की उत्कट स्थिति होती है, वह तादृक उस तरह से गर्भ में प्रकृति बनती है। तादृक गर्भे प्रकृति ही। फिर शुक्र शोणित जीव संयोगे तो खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा, ऐसे गर्भ का निर्माण होते वक्त जैसा शुक्र शोणित का सहभाग होता है, वैसे उस जीव का भी वह जीव आता है जो अपने साथ आत्म प्रकृति लाता है। क्योंकि शुक्र शोणित संयोग के वक्त जब जीव आता है तभी गर्भ संभव होगा। तो वह जीव जो आता है वह अपने पूर्व कर्मों से अपनी आत्म प्रकृति लेके आता है, या फिर वह गर्भ आत्म प्रकृति लेकर आता है जिसमें उसके पूर्व कर्म का प्रभाव रहता है। इसलिए सुश्रुत शारीर अध्याय 2 में सूत्र आता है, कर्मणा चोदितो येन तद आपनोति पुनर्भवे। कर्मणा चोदितो येन तद आपनोति पुनर्भवे। पुनर्भव जब होता है, अगला जन्म जब होता है, तब वह अपने साथ अपने पिछले कर्मों को, अपने पूर्व कर्मों को लाता है, राइट। कर्मणा चोदितो येन तद आपनोति पुनर्भवे। जिस तरह का कर्म उसका पूर्व कर्म होता है उसका प्रभाव उसकी आत्म प्रकृति पर पड़ता है। अभ्यस्ताः पूर्व देहे ये तानेव भजते गुणान। पूर्व देह में, पूर्व जन्म में जो देह हमारा होता है उस पर जो संस्कार होते हैं, जिन गुणों के संस्कार होते हैं, वह संस्कार वह जीव अपने साथ लाता है। सो दैट इज आत्म प्रकृति। मतलब अब प्रकृति पर इन 3 चीजों का पहले ही पॉइंट में प्रभाव हो गया। शुक्र में जो दोष उत्कट होते हैं, शोणित में जो दोष उत्कट होते हैं, और गर्भ आत्म प्रकृति जो लेके आता है, राइट। तो यह पहला मुद्दा हो गया। फिर आता है काल, काल गर्भाशय प्रकृति। शुक्र शोणित मेलक काले ऋतु रूपे यो दोष उत्कटो भवति स प्रकृति आरभते। चक्रपाणी कहते हैं स प्रकृति आरभते। प्रकृति आरंभ करने, प्रकृति निर्माण करते वक्त और एक चीज का इम्पैक्ट होता है, शुक्र शोणित मेलक काले। शुक्र शोणित मेल जब होता है उस काल में ऋतु रूपे यो दोष उत्कटो भवति। ऋतु रूप में उस जब जो काल चल रहा है, जो ऋतु चल रहा है, वह ऋतु में उस काल में जो दोष स्थिति उत्कट होती है उसका प्रभाव भी प्रकृति पर पड़ता है। जैसे कि वसंत ऋतु में कफ दोष की उत्कटता होती है, तो वसंत ऋतु में जो गर्भजनन होगा उसमें कफ की प्रधानता होगी। किस पॉइंट से? इस पॉइंट से, ऋतु रूपे। तो ऋतु का जो एक नोशन आ गया उसमें, तो वह प्रकृति आरभते।
उसमें उसकी इम्पैक्ट आ जाएगा, उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे ऋतुकाल मतलब गर्भाधान संभावना काल, यह भी आता है काल का शुभाशुभ संयोग, तब होने वाली दोषों की उत्कटता, तब की माता पिता की मानसिक स्थिति, जब संयोग हो रहा है उस टाइम पे माता पिता की जो मानसिक स्थिति रहती है उसका परिणाम भी दोषों की उत्कटता पे आएगा। किस प्रकार के विचार चल रहे हैं, तब वह उनका मनोबल कैसा है, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट उस गर्भ की प्रकृति पर आता है, राइट। फिर शुक्र शोणित निर्मिति काल, बीजभाव प्राप्ति काल, तत्समय की शरीर स्थिति, मतलब सिर्फ शुक्र शोणित जब मिल रहे हैं उस समय का नहीं, लेकिन जब शुक्र निर्माण हो रहा है, स्त्री बीज निर्माण हो रहा है, तब उस निर्मिति काल या तब जो बीजभाव उनको प्राप्त होता है उस समय की शरीर स्थिति क्या है, उसका उनकी शरीर स्थिति माता पिता की, उनका बीजभाव जब निर्माण होता है उस काल में उनकी शरीर स्थिति क्या है, उन दोषों का परिणाम उस बीज पर आता है, उस बीज का परिणाम संभवतः गर्भ में आता है। फिर माता पिता का वय क्या है, मतलब जैसे कि एक माता पिता के 2-3 बच्चे हैं लेकिन वो भी अलग अलग स्वभाव वाले, अलग अलग प्रकृति वाले होते हैं, क्योंकि ये मल्टी टास्किंग है, इसमें अलग अलग चीज़ों का इम्पैक्ट गर्भ पर होता है, वय का परिणाम होता है, बीजभाव पर उसका इम्पैक्ट होता है। इसके सिवा इतर अनेक कारण हैं, मतलब तब माता पिता का क्या आहार है, वह क्या विहार कर रहे हैं, क्या औषध ले रहे हैं, इन सब का इम्पैक्ट उस बीजभाव की प्रकृति पर आता है, जिनका आगे जाकर गर्भ की प्रकृति में इम्पैक्ट आता है। फिर आता है गर्भाशय क्षेत्र, काल गर्भाशय प्रकृति, ऐसे आता है ना। तो काल का तो हमने देख लिया, अभी गर्भाशय जो एक्चुअली क्षेत्र है, एवं गर्भाशयस्थश्च दोषः, वह भी प्रकृति आरंभ या प्रकृति का आरंभ करने में सहायभूत होते हैं, या उनका भी प्रकृति निर्माण में इम्पैक्ट आता है। अभी गर्भाशय का विकास, गर्भाशय की आकृति, गर्भाशय विकास, गर्भ के विकास के लिए कितनी जगह उस गर्भाशय में मिलती है, गर्भाशय का बल, गर्भाशय का टोन कैसा है, अलग अलग पोजीशंस, वहाँ पे गर्भ का रोपण प्रत्यारोपण कैसे हुआ है, गर्भ का पोषण कैसे हो रहा है, गर्भाशय में गर्भ निवास के काल तक उस गर्भाशय की क्या स्थिति है, उस क्षेत्र की क्या क्या स्थिति है, उसका पूरा इम्पैक्ट उस बच्चे की प्रकृति पर पड़ेगा। तो काल गर्भाशय प्रकृति में ये भी एक पॉइंट है जो हमें कंसिडर करना होता है। फिर आता है मातुलाहार विहार। मातुलाहार विहार तत्कालीनो यत् दोषकरण स्वभावौ सा च प्रकृति गर्भ शरीरे भवति। माता के आहार विहार पर भी प्रकृति गर्भ की संभव होती है, इसलिए गर्भिणी परिचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हमने शुक्र शोणित देख लिया, फिर काल गर्भाशय देख लिया, काल का इम्पैक्ट, गर्भाशय की स्थिति का इम्पैक्ट देख लिया, आत्म प्रकृति देख ली, यह सब अब तक हमने देखा। अब मातुलाहार विहार पर भी गर्भ की प्रकृति निर्भर होती है। तत्कालीन जिन दोषों की उत्कट स्थिति होती है, तत्कालीनो यह दोषकरण स्वभावो, जो वह आहार ग्रहण करती है, जिस प्रकार का विहार वह करती है, साच प्रकृति गर्भ शरीरे भवति। अभी इसकी पुष्टि करने के लिए हमारे पुराण में भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि अभिमन्यु का है कि अभिमन्यु ने अपनी जब वह माता के उदर में था तभी उन्होंने यह पता कर लिया था, या उन पर उसका संस्कार था कि चक्रव्यूह कैसे भेद कर वहां अंदर प्रवेश किया जाए, लेकिन आगे का चक्रव्यूह भेद के आगे जाने के बाद वहां से कैसे निकलना था वह उन्होंने नहीं सुना था। तो मतलब माता क्या सुनती है, क्या करती है, किस तरह का विहार वह करती है, किस तरह का विचार करती है, किस तरह का वो संस्कार गर्भ पर करती है, वह सब संस्कार गर्भ में आ जाते हैं। इसीलिए आजकल गर्भ संस्कार पर इतना भर या इतना उसमें ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है।
तो गर्भिणी परिचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भ का वर्ण, जैसे कि आजकल आपने सुना भी होगा कि गौर वर्ण के लिए व्यवहार में लोग केसर लेने की बात करते हैं कि दूध में केसर मिलाकर वो लेने से गर्भ का वर्ण गौर हो जाता है, या फिर दुग्धपान से गर्भवर्ण गौर हो जाता है, या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि नारियल पानी अगर वह गर्भिणी माता पीती है तो उससे गौरवर्ण का गर्भजनन होगा। तो ऐसी कहावतें या अलग अलग परंपराएं आई हुई है। तो यह सब यही दिखाती है कि मातुल आहार विहार का परिणाम गर्भ पर होता है, या फिर उन चीजों में वर्ण में बदलाव लाया जा सकता है। व्यवहार में अपने चिकित्सा व्यवहार में भी प्रचलित है कि जैसे षष्ठे बुद्धि ही, षष्ठम मास में बुद्धि का निर्माण किया होता है, तो बुद्धिवर्धक द्रव्यों का उपयोग षष्ठम मास में जब गर्भिणी होती है उन पर किया जाता है, तो बच्चे की बुद्धि पर उसका इम्पैक्ट हो इस वजह से। तो यह एक महत्वपूर्ण मातुल आहार या विहार, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है जो हमारे हाथ में है और हम उस पर कई चीज़ों में तब तक बदलाव लाया जा सकता है, कर सकते हैं। फिर आती है महाभूत विकार प्रकृति। अपने शास्त्र में पांचभौतिक सिद्धांत यह अंतिम सिद्धांत माना गया है। अब प्रकृति का अगर विचार किया जाए तब उसमें भी यह महाभूत विकार प्रकृति आएगी, क्योंकि सभी पंचमहाभूतों से ही बना हुआ है। लेकिन पांचभौतिक सिद्धांत यह तत्व है, पांचभौतिक सिद्धांत यह एक तत्व है, परंतु इस सिद्धांत के अधिकरण में जो उपसिद्धांत है उस पर शास्त्र व्यवहार चलता है, राइट। और वह दोष है, वह रस है, वह गुण है, राइट। तस्मात् पांचभौतिक प्रकृति को हम दोषात्मिकी प्रकृति से ही समझेंगे, या पांचभौतिक प्रकृति को दोषात्मिकी प्रकृति से ही समझना चाहिए, क्योंकि दोष प्रकृति यह व्यवहार है जिस पर अपना चिकित्सा विज्ञान चलता है। लेकिन दोषों के अगर हम पीछे चले जाएं तो वहां पे महाभूत आते हैं, राइट। तो वहां तक महाभौतिक प्रकृति तक हम विचार कर सकते हैं, उसके आगे भी कई चीजें हैं जो हमारे विचार से या हमारा जो विचार करने का या चिकित्सा व्यवहार करने का जो एक हमारा क्या कहेंगे कि उतनी ही हमारी ताकत है, उससे आगे हम बहुत ज्यादा नहीं जा सकते। हमारा ज्यादा से ज्यादा व्यवहार जो है चिकित्सा व्यवहार है तो दोष पे ही चलता है। सो दोष प्रकृति व्यवहार है, उसके आगे चलकर महाभूत विकार प्रकृति तक हम विचार कर सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। तो दोष प्रकृति से ही महाभौतिक प्रकृति को समझे जिस पर चिकित्सा विज्ञान चलता है। तो यह चार चीजें हैं। वाग्भटोक्त जो सप्तधा बताई गई है प्रकृति, उनका अंतर्भाव इन्हीं चार चीजों में, चरकोक्त चार चीजों में या चरकोक्त इन चार घटकों में होता है। तो यहाँ तक हम आज देखेंगे। अगले लेक्चर में हम प्रकृति के प्रकार देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।